हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था दक्षता विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अर्थ, स्वरूप और कुछ औपचारिक शब्दों के बारे में। तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊँगी प्रशासनिक पत्राचार क्या है। ठीक है, प्रशासनिक पत्राचार से क्या तात्पर्य है और इसके प्रकार। प्रशासनिक पत्राचार से तात्पर्य सरकारी कार्यालयों के स्तर पर किए जाने वाले पत्राचार से है, यानी गवर्नमेंट जो ऑफिस होते हैं उस लेवल पर किए जाने वाले पत्राचार को प्रशासनिक पत्राचार कहते हैं। इस प्रकार का पत्राचार विभिन्न कार्यालयों के मध्य तो होता ही है, उन नागरिकों की ओर से भी कार्यालय के प्रधान के नाम होता है जिनका किसी कार्यालय से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि इस तरह का पत्राचार व्यक्तिगत हितार्थ किया जाता है। यानी कि प्रशासनिक पत्राचार जो है ये अलग अलग कार्यालयों के बीच में तो होता ही है, साथ ही साथ उन नागरिकों के ओर से ऑफिस के प्रधान के नाम होता है, यानी ऑफिस के जो चीफ है उसके नाम होता है जिनका किसी कार्यालय से सीधे तौर पे तो कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन इस तरह का पत्राचार जो है व्यक्तिगत हितार्थ यानी व्यक्ति के अपने हित के लिए किया जाता है। इस श्रेणी में वे आवेदन पत्र एप्लीकेशन लेटर आते हैं जो प्रधानाचार्य के नाम, किसी प्रतियोगिता विशेष में भाग लेने, शुष्क मुक्ति, अवकाश आदि के लिए या फिर नियुक्ति के लिए किसी सामान्य नागरिकों की ओर से किसी पदाधिकारी के नाम से दिए जाते हैं। स्पष्ट है कि विभिन्न प्रयोजनों के अनुरूप ही प्रशासनिक पत्रों के रूप बदलते जाते हैं। इन बदलते हुए प्रारूपों के साथ उनके प्रकारों में अंतर आ जाता है। ध्यातव्य है यानी ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसे पत्र सरकारी कार्यालयों के अनुशासन को दृष्टिपथ में रखकर ही लिखे जाते हैं, अर्थात इसमें भाषा और तथ्य के साथ साथ अभिव्यक्ति की निष्पक्षता का पूरा ध्यान रखना होता है। इस प्रकार के पत्रों में पारिभाषिक शब्दावलियों के प्रयोग ही अधिक होते हैं। इन पत्रों का विधि सम्मत होना अनिवार्य होता है। प्रशासनिक पत्राचार के प्रकार की यदि बात करें तो प्रशासनिक पत्राचार के अंतर्गत मुख्यतया दो प्रकार के पत्र आते हैं। पहला है अर्ध सरकारी और दूसरा है सरकारी। अर्ध सरकारी पत्र क्या है और सरकारी पत्र क्या है, चलिए जानते हैं। अर्ध सरकारी पत्र वे पत्र होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से सरकारी पदाधिकारियों के मध्य व्यवहृत होते हैं। ठीक है, और सरकारी पत्र क्या है, वे पत्र सरकारी कहलाते हैं जो कार्यालयों में व्यवहृत होते हैं यानी ऑफिसेस के बीच में। ठीक है, इसके अंतर्गत खास तरह के व्यक्तिगत पत्र भी आते हैं जो अवकाश, नियुक्ति आदि के लिए लिखे जाते हैं। पारिभाषिक शब्दावली क्या है, पारिभाषिक शब्दावली पर प्रकाश डालें। पारिभाषिक शब्दावली प्रयोग आधार पर वर्गीकृत शब्द प्रकारों में तीसरा आखिर प्रकार है, जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में व्यवहृत किया जाने वाला कोई शब्द परिभाषा की सीमा में आकर अपने अर्थ की असीमितता को खो देता है। वह शब्द ही पारिभाषिक शब्दावली की संज्ञा से अभिहित होता है। शब्द के अन्य दो प्रकारों में सामान्य और अर्ध पारिभाषिक शब्द गृहीत होते हैं। स्पष्ट है कि पारिभाषिक शब्दावली विशेष अर्थ में व्यवहृत की जाने वाली वह शब्दावली होती है जो अनेक विशेषताओं से समन्वित होती है, यथा एकार्थता, असंदिग्धता, क्षेत्रीयता, स्पष्टता आदि। ध्यातव्य है कि पारिभाषिक शब्दावली स्वयं में निर्माण की संभावना को भी सहेजे रखती है, जो उसकी सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। जहाँ तक पारिभाषिक शब्दावली के किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े होने का प्रश्न है तो वह क्षेत्र ज्ञान की शाखाओं से संबद्ध होता है जिनके आधार पर शब्द विशेषज्ञीकृत होते हैं। मानव समाज में ऐसा देखा जाता है कि उसके परिवर्तनों के अनुसार ही अभिव्यक्ति जरूरतें भी बदलती जाती है। यही कारण है कि व्यापार से जुड़े हुए लोगों की शब्दावली प्रशासन, विज्ञान आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों की शब्दावली से सर्वथा भिन्न होती है। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान से संबद्ध
सभी विषयों में व्यवहृत होने वाली, यानी कि ज्ञान विज्ञान से संबद्ध सभी विषयों में इस्तेमाल होने वाली शब्दावलियों के साथ ही समाज के विभिन्न संदर्भों और परिवर्तनों के आधार पर वर्गीकृत क्षेत्रों की शब्दावली भी काफ़ी अंतर लिए रहती है और वे सभी शब्दावलियाँ पारिभाषिक होती है क्योंकि उन क्षेत्रों की अलग अलग शब्दावली अलग अलग विशेष अर्थ में गृहीत होती है। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान से संबद्ध विषयों यथा भूगोल, अर्थशास्त्र, भाषा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, राजनीति विज्ञान, वाणिज्य, बैंकिंग, विधि, समाज विज्ञान, प्रशासन आदि सभी क्षेत्रों की अपनी अपनी अलग शब्दावलियाँ होती है। उदाहरणार्थ लिपिक, निर्देशक, पुष्टि, अधीक्षक, प्रभारी, वेतन वृद्धि, विनिमय, संग्रहण, निवेश, संकलन, आवर्ती, मूल्य निर्धारण, यथा प्रस्ताव, सहायक, संविधान सभा, प्रतिलिपि आदि। पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप का महत्व। पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत प्रशासनिक स्तर पर प्रयोग होने वाली शब्दावली ही प्रशासनिक शब्दावली की संज्ञा से अभिहित होती है। यह सामान्य हिंदी से सर्वथा भिन्न होती है। यह शब्दावली सरल, स्पष्ट एवं सुबोध होती है। यह एकार्थक होती है। यह पारिभाषिक होती है। यह औपचारिक होती है क्योंकि इसका प्रयोग प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने भर के लिए किया जाता है। मूल्य अर्थ का बोध कराने के कारण यह शब्दावली अभिधा प्रदान होती है। इसकी वाक्य संरचना सामान्य हिंदी से भिन्नता लिए होती है। यहाँ कर्ता का लोप होता है। इस प्रकार की हिंदी का अपना अलग मनोविज्ञान होता है। चूँकि यह हिंदी प्रशासनिक कार्यालयों में अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा प्रयोग की जाती है। ये अधिकारी एक कर्मचारी शासन तंत्र के ही अंग होते हैं। यही कारण है कि उनके द्वारा किए जाने वाले कथन व्यक्ति सापेक्ष न होकर व्यक्ति निरपेक्ष होता है। इसकी शब्दावली वैधानिक और भाषिक मानकता से बिल्कुल पूर्ण होती है। स्पष्ट है कि प्रशासनिक हिंदी वाक्य संरचना की दृष्टि से भिन्न होती है, जिस कुछ एक वाक्यों द्वारा उदाहरित किया जा सकता है। सूचनार्थ प्रस्तुत है, फॉर इंफॉर्मेशन ओनली, आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है, नीडफुल हैज़ बीन डन आदि। प्रशासनिक शब्दावली वे शब्दावली होती है जिसका प्रयोग खास तौर से सरकारी कार्यालयों में किया जाता है, जो पारिभाषिक होने के कारण ही कार्यालय प्रयोजन को पूरा करने में सहायक होती है। इसलिए प्रशासन के क्षेत्र में ऐसी शब्दावलियों का अपना अलग महत्व होता है। इसके अंतर्गत प्रयोग होने वाली शब्दावलियों में भुगतान, आदेश, पद उन्नति, वेतन, चिट्ठा, निर्गमन आदि है। वस्तुतः प्रशासनिक हिंदी जो सूचना प्रधान भाषा मानी जाती है, अधिकारियों व एक कर्मचारियों में मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए व्यवहृत होती है। कभी कभी पारिभाषिक शब्दों के अभाव में समस्या उत्पन्न हो जाती है। सच कहा जाए तो प्रशासनिक हिंदी विभिन्न कार्यालयों के मध्य व्यवहार की जाने वाली पत्राचार की भाषा है। प्रशासनिक हिंदी विभिन्न कार्यालयों के मध्य व्यवहार की जाने वाली पत्राचार की भाषा है। प्रशासनिक अथवा कार्यालयी भाषा के प्रयोग क्रम में उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं इस प्रकार है। वर्तनी संबंधी समस्या, लिपि की अस्पष्टता, अंग्रेजी वर्तनी का प्रभाव, मूलतः अशुद्ध होकर भी शुद्ध माने जाने वाले शब्द, सर्वस्वीकृत रूप का अभाव, पारिभाषिक शब्दावली की समस्या। वर्तनी संबंधी समस्या। यद्यपि हिंदी आज राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन है, तथापि इसकी वर्तनी में एक रूपता का अभाव दृष्टिगत होता है और यह स्थिति प्रशासनिक हिंदी के साथ भी है। लिपि की अस्पष्टता। प्रायः विदेशी शब्दों को हिंदी में लिखने के क्रम में अशुद्धियाँ हो जाया करती है। नुक्ता का प्रयोग उर्दू में उच्चारण की सुविधा के लिए किया जाता है, जो उचित है, किंतु हिंदी में उस शब्दावली को लिखने के क्रम में नुक्ता छोड़ दिया जाता है, यथा अर्जी।
अर्जी होता है, ठीक है, यहाँ नुक्ता होता है जाके नीचे, लेकिन ये जो हिंदी में जब लिखा जाता है तो अर्जी लिख दिया गया, नुक्ता को छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया, ठीक है। अंग्रेजी वर्तनी का प्रभाव। प्रशासनिक शब्दावली के प्रयोग के क्रम में कभी कभी अंग्रेजी वर्तनी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। मूलतः अशुद्ध होकर भी शुद्ध माने जाने वाले शब्द। बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जो हिंदी में भले ही शुद्ध मान लिए गए हो, पर संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध ठहराए जाते हैं। यथा उपयुक्त शुद्ध शब्द है जिसके उपरोक्त शब्द भी प्रयोग होता है। उपयुक्त जो है ये शुद्ध शब्द है जिसके बदले में प्रायः क्या होता है, उपरोक्त शब्द का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। सर्वस्वीकृत रूप का अभाव। प्रशासनिक शब्दावली में सर्वस्वीकृत रूप का अभाव दृष्टिगत होता है। जैसे कि यथा कहीं वापस का प्रयोग होता है तो कहीं वापस का। पारिभाषिक शब्दावली की समस्या। प्रशासनिक हिंदी में आज भी पारिभाषिक शब्दावली की समस्या बनी हुई है, जिसके दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि भाषाविदों द्वारा स्वस्थ दृष्टिकोण के साथ केंद्रीय स्तर पर शब्द निर्माण हो ताकि उसमें एकरूपता आ सके। सरकारी आलेख का प्रारूप। संख्या। पत्र संख्या। प्रेषक कार्यालय भारत सरकार गृह मंत्रालय। प्रेषक रणवीर चंद्र अवर सचिव भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय। प्रेषिती का पद और पता। सेवा में मुख्य सचिव झारखंड राज्य। स्थान और दिनांक नई दिल्ली। विषय दिनांक में है 20 अक्टूबर 2001, आपका जो डेट हो वो डालना। फिर विषय है उच्च शिक्षा की व्यवस्था। संबोधन महोदय, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना लेटर महोदय। निर्देश आपके पत्र संख्या 5/12/85। दिनांक 5 जुलाई 2001 के उत्तर में मुझे यह सूचित करने का निर्देश मिला है कि यहाँ पे स्वनिर्देश होता है आपका भवदीय विश्वासी बलवीर सिंह। संलग्न पत्र सूची। संलग्न एक पत्र प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित। फिर पृष्ठांकन है, ठीक है। सरकारी आलेख के संबंध में कुछ ध्यातव्य यानी ध्यान देने योग्य बातें। सरकारी आलेख की जानकारी न केवल लिपिकों और सहायकों के लिए अनिवार्य है, अपितु अन्य व्यवसायों में लगे रहने वाले कर्मचारियों के लिए भी आवश्यक है। अनेक प्रकार के आदेश पत्र, परिपत्र, अधिसूचनाएं आदि सरकारी कार्यालयों में बराबर भेजी जाती है। अतः केंद्रीय सचिवालय और राज्य सचिवालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सरकारी आलेख विषय ज्ञान का होना अनिवार्य है। सरकारी सेवाओं और कार्यालयों में कार्यरत रहने वालों के लिए सरकारी आलेखन में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है। आलेखन के लिए भाषा का विशिष्ट ज्ञान का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आलेखन के विशिष्ट नियमों और उसके विभिन्न रूपों का अभिज्ञान भी आवश्यक है। सरकारी आलेखों के लेखन प्रारूप निर्माण में वही व्यक्ति दक्ष होता है जिसे शुद्ध, संयमित एवं परिमार्जित भाषा पर अधिकार होता है। सरकारी आलेख के लेखकों को निम्न बातों पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किन बातों पर सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे कि विषय, निर्देश, आलेख और आगे भाषा, क्रम संख्या का विवरण, उद्धरण, संलग्न प्रपत्र, प्रतिलिपियाँ। चलिए एक एक करके जानते हैं इन सब के बारे में। विषय। आलेख का विषय का प्रतिपादन स्पष्ट रूप से करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनके अर्थबोध में कहीं संदेह ना हो। निर्देश। आलेख के यदि प्रस्तुत विषय के साथ पूर्ववर्ती पत्र व्यवहार का संबंध हो तो उसका भी अनिवार्य रूप से उल्लेख करना चाहिए ताकि आलेख को समझने में कोई कठिनाई ना हो। आलेख को 3 वर्गों में विभक्त करना चाहिए। प्रथम वर्ग में विषय का प्रसंग निर्देशपूर्वक विषय का स्पष्ट निरूपण करना चाहिए। द्वितीय वर्ग में विषय का तर्कपूर्ण एवं युक्ति संगत समर्थन अनिवार्य है। तृतीय वर्ग में विहित तर्कों के आधार पर निष्कर्ष देकर अपनी अभिशंसा अथवा संस्तुति देना चाहिए। भाषा। आलेख में नपी तुली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके वाक्य छोटे छोटे, संयत एवं शिष्ट होते हैं। घुमा फिराकर किसी तथ्य का प्रतिपादन करना सर्वथा वर्जित है। क्रम संख्या का विवरण। लंबे चौड़े आलेखों में प्रत्येक अनुच्छेद अथवा कंडिका के स्थान पर क्रम संख्या को क्रमबद्ध
अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक अनुच्छेद के विषय अनुसार एक छोटा सा उपशीर्षक देना चाहिए। यहाँ यह ध्यातव्य है कि अनुच्छेद, उपशीर्षक एवं क्रम संख्या के विषय में कोई निर्धारित नियम का प्रावधान नहीं है। उद्धरण में मूल शब्दों को ही उद्धृत करना चाहिए। उद्धरण को उपस्थित करने की आवश्यकता तब होती है जब किसी तथ्य को अभी प्रमाणित करना पड़ता है। संलग्न प्रपत्र, पत्र के साथ यदि अन्य कुछ पत्र संलग्न करने की आवश्यकता होती है तो उनका उल्लेख पत्र के नीचे अंत में किया जाता है। प्रतिलिपियाँ, पत्र की प्रतिलिपियाँ यदि एक से अधिक व्यक्तियों को भेजी जाए तो उनका उल्लेख करना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे अभ्यासार्थ दिया हुआ है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि एक अच्छे पत्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अभी मैंने जो पॉइंट्स बताए, फिर संपादक के नाम पत्र लिखिए जिसमें शब्दों के अशुद्ध लेखन का वर्णन हो, ठीक है। या फिर समाज में बढ़ते हुए अपराध कार्यों पर नियंत्रण के लिए संपादक के नाम पत्र लिखकर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कीजिए यानी आकर्षित कीजिए। अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए जिसमें नौका विहार का वर्णन हो। पत्र के महत्व का विवेचन कीजिए। अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए जिसमें यह स्पष्ट करने का प्रयत्न कीजिए कि शिक्षा समाप्ति के बाद आप क्या करना चाहते हैं। प्रधान अध्यापक को पत्र लिखते समय किस प्रकार के संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लेखन के लिए आवश्यक बातों का उल्लेख कीजिए। प्रेस विज्ञप्ति के महत्व का प्रतिपादन कीजिए। किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखकर आगामी चुनाव के संबंध में सूचना दीजिए। देश की वर्तमान विकृत व्यवस्था के संबंध में किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखिए। चलिए प्रशासनिक पत्र के कुछ नमूने देख लेते हैं जो कि आपको एग्जाम में काम आने वाले हैं। सरकारी पत्र शासन आदेश के लिए, ठीक है। पत्र संख्या 6/5/25/2001। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, यहाँ पैटर्न देख लीजिएगा कहाँ पे क्या लिखना है, लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, राइट साइड में क्या लिखना है, ठीक है, कैसे लाइन छोड़ना है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इन सब चीज़ों का लेटर में आप लोगों का बहुत महत्व है, इसी में मार्क्स मिलता है, ठीक है। और आपकी भाषा शैली जो है समझने योग्य होना चाहिए। प्रेषक सहायक सचिव शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, दिनांक लिखना या डेट 5 जुलाई 2001। विषय क्या है, सब्जेक्ट जो आप लोग अंग्रेजी में लेटर लिखते हैं, विषय है प्रत्येक विश्वविद्यालय में मेधावी छात्रों की छात्रवृत्ति। सेवा में मुख्य सचिव झारखंड सरकार रांची। यह मुझे सूचित करने का निर्देश मिला है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने प्रत्येक विश्वविद्यालय के 5 मेधावी छात्रों को उसके स्नातक उत्तर अध्ययन के लिए 2000 रुपये की छात्रवृत्ति देने की स्वीकृति प्रदान की है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से 5 मेधावी स्नातकों के नाम 25 जून 2001 तक मेरे पास यथाशीघ्र भेज दें। योग्यता सूची का विवरण ठीक हो, इसका पूरा ध्यान रखें। उसके बाद पत्र भेजने वाले का यहाँ पे नाम होगा और सिग्नेचर, ठीक है। भवदीय विश्वासी, या एक ही वर्ड लिखना, भवदीय या फिर विश्वासी, ठीक है। रमाशंकर सिंह, हस्ताक्षर रमाशंकर सिंह, सहायक सचिव शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। किस पोस्ट पे वो भी बताना है। अब देखो अन्य कुछ पत्रों का उदाहरण। पत्र संख्या दिया है, इसके बाद कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित, ठीक है। संख्या यहाँ पे दिया है, नई दिल्ली दिया है। फिर प्रेषक के नाम पत्र है श्री निवासन IAS, उप सचिव गृह मंत्रालय झारखंड रांची। विषय है झारखंड में अपहरण और आतंकवाद के उपद्रव। महोदय, मुझे आपको यह सूचित करने का आदेश मिला है कि भारत सरकार झारखंड राज्य में प्रतिदिन हुए अपहरणों एवं आतंकवाद को लेकर अत्यधिक चिंतित है। इन अपहरणों एवं आतंकवाद के उपद्रवों के कारण संसार भर में काफ़ी चर्चा हो रही है और इसे मानवाधिकार के उल्लंघन के रूप में लिया जा रहा है। भारत सरकार का दृढ़ विचार है कि इस प्रकार की भयावह गतिविधियों को कठोरतापूर्वक नियंत्रित किया जाए, क्योंकि ऐसे अपहरणों और उपद्रवों का प्रभाव दूसरे राज्यों पर पड़ सकता है और वहाँ भी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ सकती है। भारत सरकार यह भी जानना चाहती है कि इन लोकतंत्र विरोधी कार्यों के पीछे किसी राजनीतिक दल का हाथ तो नहीं है। यदि किसी राजनीतिक दल का हाथ है और उसने लोगों को गुमराह किया है तो उस दल का
गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि इस प्रकार के समाज विरोधी कार्यों की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो। भवदीय विश्वासी, हस्ताक्षर श्रीनिवास, उप सचिव गृह मंत्रालय। कार्यालय आदेश पत्र संख्या भारत सरकार लिखा है राइट साइड में, नई दिल्ली 1-2 मार्च 2002 ईस्वी। स्वास्थ्य मंत्रालय कार्यालय आदेश। यह निश्चित किया गया है कि सभी कार्यालय पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक खुले रहेंगे। उप सचिव भारत सरकार। गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग। अवस्थापन 5 के अवर सचिव के निजी सहायक, जिनको जिनको लेटर दिया गया उनका अटैचमेंट देना, ठीक है। ज्ञापन पत्र संख्या दिया यहाँ पे, उसके बाद भारत सरकार उद्योग मंत्रालय। विषय है विधिवत कार्य संपादन के लिए प्रशिक्षण। संविधान में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार का कोई भी कार्य विधि सम्मत होना चाहिए, इसलिए विभागीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए संबद्ध संस्था में प्रवेश देने की अनुमति दी जाती है। टीपी मित्रा, अवर सचिव भारत सरकार, अनुमोदित सूची के अनुसार। इस वीडियो में आपने पढ़ लिया, जान लिया कि पारिभाषिक शब्दावली क्या है, ठीक है। कुछ लेटर्स के नमूने भी आपने जाने, ठीक है। लेटर्स लिखना आगे आप लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पारिभाषिक शब्दावलियों के कुछ नमूने, ठीक है। जैसे प्रलेख को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। हिंदी में, इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं पारिभाषिक शब्दावलियों के, वो सारी चीज़ आप लोग इसमें जानने वाले हैं, 100 वर्ड्स को, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।